नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं जॉन लॉक का सामाजिक समझौता। पार्ट 1 हम देख चुके हैं और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता रहा है क्या था। तो देखिए, सामाजिक समझौता जो हुआ था, मैंने आपको बताया कि ये प्राकृतिक अवस्था की जो स्थिति थी, है ना। सामाजिक समझौता क्यों हुआ था भैया? तो देखो, सामाजिक समझौता इसलिए हुआ था कि जो प्राकृतिक अवस्था की जो स्थिति थी ना, उससे निपटने के लिए, प्राकृतिक अवस्था की स्थिति से निपटने के लिए हमने सामाजिक समझौता किया था। प्राकृतिक अवस्था की क्या स्थिति थी कि प्राकृतिक अवस्था में कोई विधि बनाने वाली संस्था, है ना, और लोगों को कानून का पालन करने वाली संस्था और कानूनों का अभाव था। उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि मतलब लॉक ने एक सामाजिक समझौता किया, है ना। तो सामाजिक समझौता जो होता है ना, इसमें विवेकशील मनुष्यों के बीच में होता है ना। किनके बीच में होता है सामाजिक समझौता? विवेकशील मनुष्यों में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। लॉक कहते हैं कि विवेकशील मनुष्यों के मध्य सामाजिक समझौता हुआ। और जो हमारे लॉक महोदय है, दो तरह के समझौते करते हैं ना, दो समझौते करते हैं। तो इनका जो प्रथम समझौता है, प्रथम सामाजिक समझौता क्या है लॉक का? तो देखो भैया, जो प्रथम समझौता है ना, ये नागरिकों के मध्य होता है ना। किसके बीच होता है? ये नागरिकों के मध्य होता है। नागरिक लोग आपस में मिलकर समझौता करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? तो ये जो प्रथम सामाजिक समझौता है, इसमें ये नागरिक समूह का, है ना, जो नागरिक समुदाय होता है, प्रथम समझौते के द्वारा नागरिक समुदाय का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? नागरिकों के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? नागरिक लोग आपस में मिलकर समझौता करते हैं। और प्रथम सामाजिक समझौते के द्वारा नागरिक समुदाय का या नागरिक समाज भी आप इसको कहते हैं, किसका निर्माण होता है? नागरिक समुदाय का, है ना, या नागरिक समाज का निर्माण होता है। ठीक है। फिर जो द्वितीय सामाजिक समझौता है लॉक का, दूसरे सामाजिक समझौते में क्या होता है ना, ये प्रथम, द्वितीय सामाजिक समझौता में जो नागरिक समाज है ना, नागरिक समाज मिलकर किसका निर्माण करता है? तो नागरिक समाज, दूसरे समझौते में नागरिक समाज जो है ना, नागरिक और नागरिक समाज मिलकर सरकार का निर्माण करता है। सरकार का निर्माण करते हैं ट्रस्ट के रूप में, है ना। ये सरकार को ट्रस्ट कहते हैं। किसका निर्माण होता है? सरकार का निर्माण होता है द्वितीय सामाजिक समझौते में, है ना, वो ट्रस्ट के रूप में होता है। ठीक है। तो ये हो गए दो सामाजिक समझौते लॉ के। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे हॉब्स महोदय थे, जिनको हमने लॉ के पहले पढ़ा है, वो एक ही सामाजिक समझौता करते हैं। और एक सामाजिक समझौते में वो किसका किसका निर्माण करते हैं? राज्य का, सरकार का और नागरिक समुदाय का। केवल एक समझौते से सब बनते हैं। पर यहाँ जो हमारे लॉक महोदय है, दो समझौते करते हैं ना। तो पहले समझौते में केवल वो नागरिक समाज को बनाते हैं, नागरिक लोग आपस में मिलकर समूह बनाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा समझौता करते हैं, उसमें नागरिक समुदाय जो है ना, या जो नागरिक समाज है, ये मिलकर किसका निर्माण करता है? सरकार का निर्माण करता है दूसरे समझौते में। और ये जो सरकार है, इनको जो ट्रस्ट की तरह कहते हैं। ठीक है। और ये सामाजिक समझौते के द्वारा क्या होता है? तो जो सामाजिक समझौता हमने किया है, सामाजिक समझौते में हम लोग क्या करते हैं कि जो दंड देने का अधिकार है ना, दंड देने का अधिकार राज्य को या सरकार को सौंपते हैं। हमने किसको? राज्य को और सरकार को सौंप दिया, है ना। तो सामाजिक समझौते के द्वारा हमने क्या किया? जो हमारे दंड देने का अधिकार है, वो किसको सौंप दिया? हमने राज्य को सौंप दिया है। तो ये था भैया जो हमारे लॉक महोदय है, उनका सामाजिक समझौता, है ना। इसके बाद में आगे देखते हैं, है ना, ये राज्य को क्या नाम से बुलाते हैं हमारे लॉक महोदय? कॉमनवेल्थ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ कहते हैं ना, इसको हमने सौंप दिया है। दंड देने का अधिकार किसको सौंप दिया हमने? दंड देने का अधिकार हमने सौंप दिया कॉमनवेल्थ को। ठीक है। यहाँ पर आगे लॉग कहते हैं कि प्राकृतिक जो सामाजिक समझौता है, अब हमने सरकार बना लिया, समझौते के द्वारा हमने राज्य का निर्माण कर लिया, पर इसके बाद भी रखिए, याद रखिए कि समझौते के बाद भी हमारे जो प्राकृतिक अधिकार है ना, जो प्राकृतिक अधिकार है, उनको सुरक्षित रखा है व्यक्ति के लिए, है ना। जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है ना, व्यक्ति के,
लॉक कहते हैं कि समझौतों के बाद भी समझौता हो जाएगा, फिर भी जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है वो उसी रूप में सुरक्षित रहेंगे, उनको छीना नहीं जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो समझौते के पश्चात भी जो व्यक्ति के सामाजिक प्राकृतिक अधिकार है वो क्या है, वो सुरक्षित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। समझौते के द्वारा क्या हुआ, देखिए यहाँ व्यक्ति का महत्व बढ़ गया। व्यक्ति का महत्व बढ़ गया समझौते के द्वारा, या सामाजिक समझौते के द्वारा व्यक्ति का महत्व कैसे बढ़ गया। तो राज्य नामक या जो कॉमनवेल्थ नामक लॉ जो एक समझौते के द्वारा निर्माण करता है, संघ का, राज्य का या सरकार का। सरकार का दायित्व होगा हमारे अधिकारों की रक्षा करना, मतलब ऐसे कहते हैं कि एक तरीके से संपत्ति के अधिकार की रक्षा करने के लिए हमारे लॉर्ड महोदय ने किसको बनाया, राज्य को बनाया है। तो इन्होंने उसमें व्यक्ति का महत्व बढ़ गया, क्या व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा की जाने लगेगी और व्यक्ति को अधिकार दे दिए गए। राज्य का काम केवल क्या होगा, हमारे अधिकारों की रक्षा करना। तो पहले व्यक्ति लोग जब प्राकृतिक अवस्था थी तो उसमें अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, कोई कानून की व्याख्या करने वाले संस्था नहीं थी। तो सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य को इसीलिए तो बनाया है भैया कि वो कानून का पालन करवाएगा, ताकि हमारी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। व्यक्ति का ये अब जो कार्य था वो राज्य का कार्य हो गया, है ना। इसलिए यहाँ क्या हुआ, राज्य का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया सामाजिक समझौते के बाद, है ना। तो क्या हो गया, व्यक्ति को ज्यादा महत्व मिल गया। ठीक है। इसी समझौते के द्वारा जो लॉक है ना, वो सरकार को सीमित करने के लिए, है ना, सरकार को सीमित करने हो तो तीन अंगों में विभाजित करते हैं। तीन अंगों में विभाजित करते हैं, तो कौन से वो अंग है जिनमें वो सरकार जिन्हें मतलब सरकार को तीन अंगों में विभाजित करते हैं। तो जो पहला जो अंग है इसको कहते हैं विधायिका। विधायिका क्या करती है, जैसा आप जानते हैं कानून बनाती है। ठीक है। दूसरा अंग क्या है जिसमें वो करते हैं, तो उसको कहते हैं कार्यपालिका। ये पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा कि जो आप पढ़ रहे हो ना, अलग अलग कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और तीसरे अंग को कहते हैं हमारे लॉक महोदय संधि निर्मात्री शक्ति। मतलब जो संधि करने के लिए और ये जो सब चीजों की जो हम हमारी शक्ति किसी समूह को सौंप देते हैं, सरकार को सौंप दे रहे हैं, तो ऐसे जो सरकार कहीं न कहीं अगर हमने अपने अधिकार समूह को सौंप दिए तो वो तानाशाही ना हो जाए, वो सरकार तानाशाही ना हो जाए। इसलिए जो सरकार की शक्ति है उसको सीमित करने के लिए 3 अलग-अलग अंगों में शक्तियों को बाँटते हैं ना। जो कानून बनाने वाले अलग होंगे, क्रियान्वयन करने वाला अलग होगा और जो राज्यों के लिए जो संधि करने वाली जो संस्था है वो अलग हो गई, है ना। तो लॉर्ड महोदय क्या करते हैं, ये 3 तरह के संगठन बनाते हैं और सरकार की शक्ति को सीमित करते हैं। अब ये जो सामाजिक समझौता हुआ था, हमने सामाजिक समझौता तो कर लिया, इसको लागू जो करते हैं, है ना, इसको 3 चरण में हम लागू करते हैं। तो कौन से चरण है देखिए, 3 चरण है ना, या सामाजिक समझौते के 3 चरण, महत्वपूर्ण 3 चरण कौन से हैं जिनमें हम समझौते को लागू करते हैं, सामाजिक समझौते का। तो पहला जो हम पहले चरण में जब इसमें जाते हैं तो पहले चरण में हम क्या करते हैं, जो अनुबंध करता है ना, कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। तो 3 चरणों में सामाजिक समझौता अनु अनुबंधकर्ता क्या करते हैं, सबसे पहले समुदाय की स्थापना करते हैं, जैसे आपने देखा है ना, समुदाय की स्थापना। समुदाय की स्थापना होती है पहले चरण में। दूसरे चरण में क्या होता है, जो सरकारी संस्थान है, सरकारी संस्थानों की स्थापना की जाती है। सरकारी संस्थान क्या होंगे कि भैया अब जैसे राज्य बना रहे हैं तो राज्य के संचालन के लिए, है ना, बहुत सारी सरकार के संचालन के लिए संस्थाएं होना चाहिए ना, कि वित्त विभाग कौन देखेगा, कर कौन कलेक्ट करेगा, जो सेना है वो कैसे काम करेगी। तो दूसरी प्रोसेस में हम सरकार के लिए जो संगठन काम करेंगे, जो संस्था काम करेंगे, उसका निर्माण करते हैं। और जो इसका तीसरा चरण आता है, तीसरे चरण चरण में क्या करते हैं, जो कर लगाने वाला प्राधिकरण है, कर लगाने वाला प्राधिकरण, इसकी स्थापना करते हैं। समझौता पूरा क्यों हो रहा है भैया, कि हम हमारा कुछ कर सरकार को दे रहे हैं, बदले में सरकार हमारी रक्षा कर रही है ना, तो एक संस्था तो होनी चाहिए। तो इन 3 चरण में जो है समझौता मतलब अस्तित्व में आता है ना। पहले एक नागरिक समाज बनता है, फिर सरकार के संगठन बनते हैं, सरकार बनते हैं, और फिर कर, सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति ही लॉक के लिए, तो फिर जो संपत्ति को लेने वाली जो संस्था है उसका निर्माण करते हैं, तो उसको कहते हैं कर लगाने वाला प्राधिकरण है। तो ये 3 चरणों में है जो है लॉ का सामाजिक समझौता
लागू होता है और समझौते दो होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि जो कर लगाने की शक्ति है सरकार को, केवल वो लोगों की सहमति से ही कर लगा सकते हैं। लोगों की सहमति से ही कर लगा सकते हैं। बिना लोगों की सहमति के उनकी संपत्ति नहीं ली जा सकती। यही है लॉ का महत्व, कि वो व्यक्ति की संपत्ति को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक चीज आप और देखिए कि जो सरकार है, सरकार की जो भूमिका होगी इस समझौते में कैसी होगी। सरकार की भूमिका केवल ट्रस्टी के रूप में होगी। मतलब जो संपत्ति है ना, वो निजी संपत्ति है भैया। सरकार का काम एक ट्रस्टी की तरह उसकी रक्षा करना होगा, है कि संपत्ति की जो अधिकार व्यक्ति को मिले हैं, उसके तहत संपत्ति की रक्षा कौन करेगी? कानून व्यवस्था बना के सरकार रखेगी। तो सरकार का कुछ नहीं है, निजी व्यक्तियों की संपत्ति होगी। सरकार क्या है, केवल उनका संरक्षण करेगी, सुरक्षा करेगी संपत्ति की। किसकी तरह? एक ट्रस्टी की तरह है। ठीक है। तो सरकार की भूमिका कैसी है? एक ट्रस्टी की तरह सरकार की भूमिका बताते हैं हमारे लॉक महोदय जी। अब आगे देखिए, देखिए अब इस पर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं हमारे लॉक। लॉक क्या कहते हैं कि सरकार एक ऐसा जो है ना, लॉक कहते हैं, देखो पहले आपको पता है कि लॉक समुदाय का निर्माण कहते हैं। तो ये इसी बात को लॉक अपनी भाषा में कहते हैं कि जो समुदाय है, समुदाय ऐसा गृह स्वामी है जो घर की रखवाली हेतु प्रहरेदार रखता है। फिर जाग जाग कर यह देखता रहता है कहीं पहरेदार तो नहीं गया। देखिए लॉक महोदय अपने इस बात को कैसे समझाते हैं कि जैसे समुदाय है ना, समुदाय समझौता करके सरकार बना रहा है ना, एक ट्रस्टी की तरह। तो ये लॉक कहते हैं कि समुदाय ऐसा गृह स्वामी, मतलब एक जैसे आप देखते हो ना, तो एक ऐसे मालिक की तरह है हमारा जो समुदाय, मतलब नागरिक है ना। और जो नागरिक समूह है वो एक ऐसे गृह स्वामी की तरह है जो घर की सुरक्षा के लिए पहरेदार रखता है, जैसे गार्ड रखते हैं ना। तो ऐसा घर वाला मान लीजिए आप, इस एक व्यक्ति ने घर की सुरक्षा के लिए एक गार्ड रखा है। फिर वो क्या करता है, जाग जाग कर वो गार्ड पे भी नजर रखता है कि भैया जिस काम के लिए हमने रखा है गार्ड को, अपना काम पूरा कर रहा कि नहीं कर रहा। तो जैसे सरकार को हमने बनाया पहरेदार की तरह, तो हम अब देखेंगे भी, मतलब हमारा कंट्रोल है सरकार के ऊपर कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर सरकार अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है, तो फिर लॉ के क्रांति का मार्ग बताता है, जिसके माध्यम से हम उस पहरेदार को ही हटा देंगे, उसको टैक्स ही नहीं देंगे और सरकार को क्रांति से हटा के दूसरी सरकार स्थापित कर देंगे। तो सरकार की भूमिका केवल पहरेदार की होगी, और पहरेदार क्या करता है? हमारी संपत्ति की रक्षा करता है। तो ये इस तरीके से व्याख्या करते हैं हमारे लॉक महोदय सरकार की। ठीक है। जो सामाजिक समझौता हुआ था, समझौते में क्या करता है व्यक्ति? अपनी जो शक्ति है ना, अपनी शक्ति समुदाय को सौंपता है। सरकार को नहीं देता शक्ति, अपनी शक्ति समुदाय को सौंपता है। फिर समुदाय मिलके सरकार का निर्माण करती है ना, ध्यान से समझिएगा। अपनी शक्ति व्यक्ति किसको सौंपता है? समुदाय को। हाँ। अब ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए क्रांति होती है, तो क्रांति का क्या परिणाम होगा? अगर क्रांति होती है तो क्रांति में ना, क्रांति के द्वारा समझौता भंग होने पर, जब क्रांति के माध्यम से समझौता भंग हो जाएगा, तो समझौता भंग होने पर वापस प्राकृतिक अवस्था नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। समझौता भंग होने पर प्राकृतिक अवस्था नहीं आएगी, केवल सरकार बदलेगी। ये क्यों कहना पड़ा हमारे लॉक महोदय को? क्योंकि देखो, हॉब्स ने कहा था, हॉब्स के बाद में ही ये लिख रहे हैं। तो हॉब्स ने ये कहा था भैया कि अगर सरकार बदलती है, क्रांति होती है, अगर सरकार के विरुद्ध क्रांति हुई ना, तो जो हमारा स्टेट है, समझौता भंग हो जाएगा। और समझौता भंग होने पर वापस वो भय वाली प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। इसलिए तो हमारे लॉक महोदय क्या करते हैं? दो समझौता करते हैं। पहले समझौते में हम नागरिक लोग मिलकर नागरिक समाज बनाते हैं ना, जिसको नागरिक समुदाय कहते हैं।
तो नागरिक समुदाय क्या करता है, नागरिक समुदाय फिर सरकार बनाता है। तो हमने शक्ति सीधे सरकार को नहीं दी, तीन स्तर में हम शक्ति दे रहे हैं, किसको, नागरिक समुदाय को। और नागरिक समुदाय क्या कर रहा है, मिलकर सरकार बना रहा है। तो तीन प्रक्रिया है। इसलिए अगर ये कहते हैं कि अगर मान लो क्रांति होती है, तो क्रांति से केवल क्या होगा, सरकार बदलेगी, है ना? हम प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएंगे, समुदाय बना है, संस्थाएं हमने बनाई है, सरकार का फिर से चुनाव होगा, या जो भी प्रक्रिया होगी कि नई सरकार बनेगी, है ना? तो समझौते से राज्य प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा। पर हॉब्स का जो राज्य राज्य था, हॉब्स का राज्य समझौता भंग होने के बाद सीधा किस में चला जाता था, प्राकृतिक अवस्था में। तो ये क्रांति के विषय में हमारे जो लॉक महोदय है इतनी बातें कहते हैं, ठीक है। इसी का आगे चल के जो रॉल्स है ना, न्याय को लेकर जिन्होंने बहुत सारा लिखा, और नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक को आप आगे पढ़ेंगे, इन्होंने भी इस सामाजिक समझौते का अनुसरण किया है ना, अनुसरण किया है। एक बात और ध्यान रखिए, जो लॉक का सामाजिक समझौता है, वो क्या है, केवल पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक नहीं है। समझौते मतलब पूर्व राजनीतिक समझौता है, मैं बता चुका हूं। जबकि जो हॉब्स है, इनका जो समझौता है पूर्व राजनीतिक भी है, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। जबकि जो हमारे लॉक महोदय है, इनका जो सामाजिक समझौता है केवल पूर्व राजनीतिक है। मतलब वो कहते हैं कि समाज तो पहले से, सरकार नहीं थी, है ना, पहले समझौता हुआ सरकार के पहले, कि फिर जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था बनी है। तो ये हमारे जो लॉक महोदय है, इनके विचार है किसको लेकर, हमारे सामाजिक समझौते को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अन्य विचारों को देखते हैं हमारे लॉक महोदय के, ठीक है। अगली जो हम हेडिंग डालेंगे, अब आप डालिए कि जो हमारे लॉक महोदय है, लॉक के क्रांति को लेकर क्या विचार है ना। तो अगला क्या देखेंगे हम, लॉक के क्रांति को लेकर विचार, लॉक के क्रांति पर विचार, अगली हेडिंग है हमारी। अब हम देखते हैं कि क्रांति के संदर्भ में हमारे लॉक महोदय क्या कहते हैं, या किस तरह के इनके विचार है क्रांति को लेकर। तो ध्यान रखिए, ये क्रांति की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं स्वर्ग से प्रार्थना। क्रांति को क्या कहते हैं, स्वर्ग से प्रार्थना। आगे मैं आपको इन शब्दों के बहुत अच्छे से मतलब समझाऊंगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द देखेंगे, वो सीधा शब्द का प्रयोग न करके कुछ और शब्द कहते हैं हमारे लॉ। जैसे क्रांति को क्या कहते हैं, स्वर्ग से प्रार्थना, प्रार्थना कहते हैं ना। देखिए, इन्हीं के विचारों से आपको पता है गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी उस पर इन्हीं का प्रभाव था। इसके बाद में जो फ्रांसीसी क्रांति है ना, उस पर भी इनका प्रभाव था, ठीक है। पता है आपको, जैसे कि जो लॉक है ये संवैधानिक शासन की बात करते हैं, है ना। भले राजतंत्र का समर्थन करते हैं, पर संवैधानिक राजतंत्र, और संवैधानिक शासन की बात करते हैं ना। शासन कैसा होगा, संवैधानिक होगा। ये सबसे ज्यादा जोर इन्होंने दिया है संवैधानिक राजतंत्र पर। तो अब देखो, तो क्रांति किसके विरुद्ध करेंगे, क्रांति करेंगे हम निरंकुश शासन के विरुद्ध, है ना। कोई शासक अगर निरंकुश हो जाता है, निरंकुश शासक या शासन के विरुद्ध हम क्रांति करेंगे, है ना। देखिए, किन किन केस में क्रांति कर सकते हैं, किन किन स्थिति में। तो देखो, पहली जो स्थिति होनी चाहिए क्रांति करने के लिए, जब जो राजा है ना, या जो भी व्यक्ति शासन कर रहा है, राजा या जो व्यक्ति शासन कर रहा है, वो विधि के स्थान पर, मतलब कानून के शासन के स्थान पर, है ना, विधि या कानून के शासन के स्थान पर निरंकुश शासन करने लगे, निरंकुश हो जाए, अपनी मनमर्जी करे, लोगों के विरुद्ध अत्याचार करने लगे, कुछ भी ऐसे डिसीजन लेने लेने लगे बिना विधि के अगेंस्ट जाकर, तो आप क्या कर सकते हो, क्रांति कर सकते हो ना। तो ये पहली अवस्था ये है। दूसरी अवस्था क्या है, क्रांति किस अवस्था में कर सकते हैं, जब जो राजा है या जो शासक है ना, जो राजा है, ये विधायिका का जो है ना, कानून बनाना विधायिका का काम है। तो राजा जो विधायिका है, इसका स्वतंत्र जो कार्यकरण होता है, मतलब विधायिका की जो खुद से बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम करने की शक्ति है, अगर राजा उसमें हस्तक्षेप करता है, तो या उसमें बाधा पैदा करता है, अगर स्वतंत्र कार्यकरण में बाधा पैदा करेगा राजा, तो क्या कर सकते हो आप लोग भैया, व्यक्ति क्या कर सकता है, या जो समुदाय है राज्य में, समुदाय या व्यक्ति क्या करेगा, क्रांति करेगा ना। ये दूसरी स्थिति है जब आप क्रांति कर सकते हो। तीसरी क्या स्थिति है भैया, आप कब क्रांति कर सकते हो,
क्रांति कैसे कर सकते हो, क्रांति कब कर सकते हो। तो तीसरी स्थिति है कि राजा चुनाव में धांधली करे, है ना। विधायिका में चुने हुए प्रतिनिधि जाते थे और ब्रिटेन में बहुत पहले से चल रहा है। जब राजा चुनाव में धांधली करे, इस स्थिति में आप क्रांति कर सकते हो। ये तीसरी आदर्श स्थिति है क्रांति करने के लिए। अब देख लेते हैं चौथी स्थिति कौन सी, वो फोर्थ या चौथी हमारी स्थिति है जिसमें आप क्रांति कर सकते हो। तो जब पहली होगी कि राजा विधि के स्थान पर निरंकुश हो जाए, मतलब जो संवैधानिक शासन है उससे ना चल के खुद की मनमर्जी करे, तो आप क्रांति कर सकते हो। दूसरा, विधि या जो विधायिका है उसके स्वतंत्र का जो, जैसे संसद मान लो आज की आप, अगर उसके कामकाज में राजा बाधा पैदा करता है तो आप क्रांति कर सकते हो। तीसरा है कि राजा चुनाव में धांधली करे है। अब चौथा देखो, चौथा कौन सा है, अगर कोई सर्वोच्च अधिकारी है, विधि की आलोचना करता है ना। कोई सर्वोच्च अधिकारी विधि की आलोचना करता है ना, और अवहेलना करता है। तो ये चार स्थिति, अगर कोई उच्च अधिकारी है या सर्वोच्च अधिकारी है, जैसे मंत्रिमंडल आप मान लीजिए, ये लोग भी अगर कानून की अवहेलना करते हैं, मानते नहीं है, तो इस स्थिति में भी आप क्या कर सकते हो, क्रांति कर सकते हो ना। तो ये चार अवस्था है क्रांति की, जब आप क्रांति कर सकते हो। और क्रांति के द्वारा क्या होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, क्रांति से केवल सरकार में परिवर्तन होगा, सरकार का रूप बदलेगा, ना राज्य को कुछ नहीं होगा। जो हमारा कॉमनवेल्थ है ना, कॉमनवेल्थ प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा, प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा। और जो हमारा सामाजिक समझौता है वो भी भंग नहीं होगा। फिर से समझौता करने की जरूरत नहीं है भैया। पर हॉब्स जो है हमारे विचारक, उनके केस में आप देखोगे तो वहां समझौता भंग होने पर हम वापस से प्राकृतिक अवस्था में चले जाते हैं, फिर से हमको राज्य बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीजों की बात लॉक नहीं करते हैं, तो वैज्ञानिक तरीके से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये थे हमारे लॉक महोदय के क्रांति को लेकर विचार। अगला विचार देखते हैं हम लॉक का, और अगली हेडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे लॉक है राज्यों के कार्यों का वर्णन कैसे करते हैं। अगली हेडिंग डालिए। अगला बिंदु जो हम समझने वाले वो है, देखिए, राज्य के कार्यों का वर्णन। कि राज्य के क्या कार्य है या राज्य के कार्य को लेकर लॉक क्या कहते हैं। तो हेडिंग हमने डाली है राज्यों के कार्यों का वर्णन। तो देखिए, राज्य को जो है, पहली बात आप ये ध्यान रखिए, नकारात्मक स्टेट कहते हैं ना। हमारे जो लॉग महोदय राज्य के नकारात्मक कार्यों का वर्णन करते हैं। मतलब ये मानिए कि जो हमारा स्टेट है उसके पास कोई शक्ति नहीं है, उसको केवल इसलिए बनाया है कि हमारी वो रक्षा कर सके। केवल दो काम है ना, वो नकारात्मक है। बहुत नेगेटिव तरीके से राज्य को देखते हैं, क्योंकि उसके ज्यादा अधिकार नहीं है उसके पास, केवल दो काम है उसका। पहला जो काम है वो क्या है, विधि व्यवस्था बनाए रखना, है ना। सबसे महत्वपूर्ण काम है विधि व्यवस्था बनाए रखना। मतलब कि राज्य में केवल इसका, राज्य का काम है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, इन्हीं को नकारात्मक काम कहते हैं। और सकारात्मक काम क्या होते हैं राज्य के, जैसे कि नागरिकों की मदद करता है, राज्य टैक्स से लिया, इसको कल्याणकारी राज्य को पॉजिटिव स्टेट कहते हैं। जिसमें राज्य टैक्स लेता है और अपनी तरीके से कुछ भी कानून बना सकता है, मतलब संविधान के अंतर्गत ही, कुछ भी नहीं ऐसे, कुछ ज्यादा कानून बना सकता है, नागरिकों की सेवा कर सकता है, अपनी तरफ से टैक्स लगा सकता है, संपत्ति दे सकता है। मतलब राज्य के पास ज्यादा अधिकार होते हैं। अब जब राज्य के पास कुछ अधिकार ही नहीं है, एक्सट्रीम लेवल की जब आप बात करते हो, तो उसमें आप नेगेटिव शब्द लगा देते हो ना। आगे इसको मैं और बताऊंगा, देखो। ये हो गया। तो राज्य का पहला काम क्या है, केवल विधि व्यवस्था बनाए रखना, कानून का पालन करना है, और कुछ नहीं करना है। उसको बनाया हमने इसलिए है। देखिए, राज्य के पास अधिकार ज्यादा नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य का काम है, वो बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना, सुरक्षा। एक तो विधि बनाना है ना, कानून बनाना जिससे राज्य का संचालन अच्छे से हो। और दूसरा है बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना। तो जब राज्य के कार्य बहुत सीमित है, तो ये एक नकारात्मक राज्य हो गया, कि राज्य कुछ कर ही नहीं रहा भैया, अपने तरफ से उसको कोई अधिकार नहीं है। जो लिखा हुआ है केवल कानून बना सकता है और बाहरी शत्रुओं से रक्षा कर सकता है। तो ये दो काम है, इसलिए हमने राज्यों को बनाया है, ऐसा लॉक महोदय कहते हैं। आगे देखते हैं कि राज्य की प्रकृति कैसी है। राज्य की प्रकृति को लेकर ये क्या कहते हैं, नेचर जिसको बोलते हैं ना, राज्य की प्रकृति।
जो राज्य का नेचर है वो किस तरीके का है, तो इसको लेके कहते हैं पहला, नकारात्मक राज्य। नकारात्मक राज्य का मतलब मैंने अभी बताया कि राज्य के काम बहुत सीमित है, केवल विधि व्यवस्था बनाना और बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना है, और कोई अपनी तरफ से चीजें नहीं कर सकता राज्य। दूसरा जो है पुलिस राज्य, वही कि राज्य का काम क्या है, हमारी संपत्ति की पुलिस की तरह या चौकीदार की रक्षा करना, और हमारे अधिकारों का हनन ना हो, कानून बना के उनकी रक्षा करना। पुलिस स्टेट इसी को कहते हैं, पुलिस राज्य की तरह। तीसरा भी इसको नाम दे सकते हैं आप, रात्रि प्रहरी। है ना, रात्रि प्रहरी क्या होता है कि वही जैसे एक गार्ड होता है ना, हमने हमारी सुरक्षा के लिए रख लिया है, जिसपे एक स्टेटमेंट भी हमने आगे देखा था। है ना, तो जैसे वो हमारी रात में जाग के रक्षा करता है, वैसे राज्य का काम भी है कि देखो हाँ भैया, ये देखना कि हमारे अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, कोई संपत्ति चोरी तो नहीं कर रहा, लेकर ले देकर वही बात है ना। इसी की तो नेगेटिव बात है राज्य की, कि कुछ अधिकार ही नहीं दे रहे, ले देकर एक ही बात कह रहे हैं। और चौथी जो प्रकृति है राज्य की, वो कौन सी है भैया, तो वो है अहस्तक्षेपवादी। राज्य जो है ना, देखो नेगेटिव यहाँ है कि राज्य व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरीके से अधिकार नहीं कर सकता। व्यक्ति चाहे जितनी संपत्ति अर्जित करे, व्यक्ति चाहे अगर कानूनों को नहीं तोड़ता तो अपने तरीके से जी सकता है। हाँ, जैसे यूरोप में आपने देखा है बहुत सारे देशों में कि व्यक्ति किस तरीके से स्वतंत्रता के साथ रहना पसंद करते, कितने ज्यादा स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। उसी को कहा जाता है अहस्तक्षेपवादी राज। व्यक्ति को जैसे चाहे वैसे व्यक्ति रह सकता है, जितना जहां घूमना है ना, पुलिस के पास उतने अधिकार नहीं है। जबकि हमारी जो कम्युनिस्ट कंट्री में आप देखोगे, समाजवादी देशों में, तो वहां सब सरकार के हिसाब से होता है भैया। सरकार बहुत शक्तिशाली है। सरकार आपको बीवी बच्चों से लेकर हर चीज पर प्रतिबंध लगा सकती है, आपकी पढ़ाई से लेकर। कि अगर आपने देखा होगा ना, इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल एक हमारा जो उत्तर कोरिया है, वहां के जो शासक है, उनकी जो हेयर स्टाइल है और उनने जो प्रोटोकॉल बना दिए, उसके बाहर कोई नागरिक नहीं रह सकता। अगर आप ये नहीं देखोगे यूट्यूब पे, नेट पे ये नहीं चलाओगे, है ना, तो नहीं चलाओगे। तो उदारवाद में क्या होता है, लॉ एक्सट्रीम स्वतंत्रता है। आपको जो लगता है ना, खुले रूप से करिए। इसको कहा जाता है अहस्तक्षेपवादी राज्य। तो ये राज्यों के कार्यों को लेकर कुछ जो मुख्य विचार हमारे लॉ जी ने दिए हैं, हमने उनको देखा है ना। इसके बाद में हमारे अगले बिंदु की तरफ चलते हैं और अगली हेडिंग हमारी डालते हैं और समझते हैं। हमारी जो अगली हेडिंग है, या जो अगला बिंदु है, लॉ की शासन प्रणाली को समझते हैं। जो हमारे लॉक महोदय है, इनकी शासन प्रणाली कैसी रही है, मतलब किस तरह के शासन का इन्होंने विचार दिया। तो जो पहले बात करते हैं, ये देखते हैं हम, सहमति का शासन। ये बात करते हैं सहमति का शासन। तो सहमति का शासन का क्या मतलब है कि भैया देखो, व्यक्ति ने अपने अधिकार समूह को सौंपे और समूह ने मिलकर किसका निर्माण किया, राज्य का निर्माण, या ट्रस्ट के रूप में सरकार का निर्माण किया है। तो सरकार जो शासन करेगी ना, वो हमारी सहमति से शासन कर रही है। हम पे अगर टैक्स भी सरकार लगाएगी, तो किससे पूछ कर लगाएगी, हमसे लगाएगी। और जो हमारे विधायिका में प्रतिनिधि बैठे हैं, वो हमारे यहाँ पर ही तो एक तरीके से शासन कर रहे हैं, है ना। तो ये नागरिकों की सहमति से शासन चलेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, सहमति का शासन। बिना हमारी सहमति के राज्य कुछ नहीं कर सकते। जनता के पास ज्यादा अधिकार है। हम अगर कोई कानून मान लो विधायिका बनाने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है, या राज्य बनाने जा रहा है, तो हम उसके विरुद्ध आंदोलन या हड़ताल करके सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि भैया हमारी सहमति से नहीं हो रहा। विधायिका में बहस होगी, तो वहां अगर सहमति नहीं है तो नहीं है। जैसे संविधान में क्या होता है, आप संसद एक तरीके से सहमति से तो चल रही है। जिस भी बिल पर सरकार का बहुमत जब हो जाता है, तो बिल पास हो जाता है, तभी कोई विधेयक बनता है। तो ये भी जो गुण आप अभी देख रहे हो, ये काहे का है, सहमति का शासन है। मतलब सभी की सहमति से शासन चल रहा है, एक तरीके से बहुमत की सहमति इसमें आ जाती है ना। पहला क्या, शासन प्रणाली किसकी बात करता है, कैसी शासन प्रणाली है, तो सहमति के शासन पर आधारित है। दूसरी जो चीज है, सीमित शासन। ये सीमित शासन का मतलब क्या है, सीमित शासन का मतलब है कि जो लॉक है, सरकार को बहुत कम से कम अधिकार देता है, कम से कम अधिकार।
कुछ ही जगह पे, जैसे आज मोदी जी बात करते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि सीमित सरकार और अधिक शासन। तो सरकार के रूप को छोटा से छोटा किया जाए, हमारी शक्तियां दूसरे समूह को दी जाए, जैसे कि जो गवर्नेंस हम अपना रहे हैं ना, तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, सुशासन जिसको बोलते हैं, है ना? टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कि भ्रष्टाचार कम हो, सरकार कम हो, शासन अधिक है, शासन ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसी को क्या कहते हैं, सीमित शासन। तो उस समय केवल सरकार का काम क्या बताया लॉक ने कि कानून बनाना, राज्य की रक्षा करना, पुलिस राज्य एक तरीके से, है ना, रात्रि प्रहरी की तरह भूमिका निभाना, लोगों की भारी आक्रमण से रक्षा करना, और दूसरा काम क्या था, कानून बनाना। बहुत सीमित मामलों में अधिकार देते हैं लोग सरकार को। इसको क्या कहते हैं, सीमित शासन कहते हैं। तीसरा है संवैधानिक राजतंत्र। इनकी शासन प्रणाली कैसी दिखती है हमको, तो संवैधानिक राजतंत्र, कि भैया भले ही राजतंत्र का समर्थन करते थे, पर राजतंत्र कैसा होगा, संविधान के द्वारा जो नियम कानून जनता की सहमति से बनेंगे, है ना, सहमति से, जनता की सहमति से। तो जो नियम कानून जनता की सहमति से बने हुए हैं, जो हमारा राजा है वो उसी के अनुसार काम कर सकते हैं। उसके बाहर जाके काम करने का, जिसमें हमारी सहमति नहीं है नागरिकों की, राजा को कोई अधिकार नहीं है ना, केवल संविधान के हिसाब से ही काम कर सकता है। आज भी आप जो उदारवाद में देखते हो यही चल रहा है कि संविधान के हिसाब से कोई काम होता है। अगर संविधान के हिसाब से कोई कानून नहीं बना है, तो आपने देखा है कि न्यायपालिका बैठी हुई है और न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। तो इसको कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। राजतंत्र तो था, मतलब कि राजा का ही शासन का ही समर्थन करते हैं लोग महोदय, पर जो राजा था बिना संविधान के अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता था, है ना? तो तीसरी जो हमने विशेषता देखी वो क्या थी, संवैधानिक राजतंत्र की। चौथा जो शासन प्रणाली में इनका दिखता है हमको, या जो शासन प्रणाली थी इनकी चौथे नंबर की, वो क्या है, लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र एक साधन, है ना, और जो इनका साध्य था वो क्या है, उदारवाद। इन्होंने लोकतंत्र को साधन के रूप में प्रयोग किया, मतलब इनका उद्देश्य क्या था, उदारवाद। उदारवाद को लाना मुख्यतः जो लॉक महोदय हमारे थे, ये किसके समर्थक थे भैया, तो ये समर्थक थे उदारवाद के। उदारवाद के समर्थक होने के लिए क्या जरूरी था, लोकतंत्र, है ना? तो लोकतंत्र को इन्होंने साधन के रूप में उपयोग किया। इनका उद्देश्य क्या था, उदारवाद। उदारवाद क्या होता है, जिसमें सरकार सीमित हो, संपत्ति के अधिकार लोगों को हो, चुनाव द्वारा सरकार चुनी जाए, है ना? कम से कम राज्य का हस्तक्षेप हो, स्वतंत्रता को बहुत महत्व मिले, बहुमत का शासन हो, स्वतंत्र और स्पष्ट चुनाव हो, तो ये सब उदारवाद के गुण हो। निजी संपत्ति हो, पूंजीवाद हो, है ना? और लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, है ना, जो संविधान के द्वारा चला जाए। इसमें उदारवाद में संविधान का शासन हो, जो लोगों की सहमति से हम सरकार बनाए, कहीं ना कहीं लोग महत्वपूर्ण जहां होते हैं उसको लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र एक साधन था उदारवाद को लाने के लिए, इसलिए तो उनको उदारवाद का पिता कहा जाता है। तो जब उदारवाद की थ्योरी हम पढ़ेंगे, हमारा जो एक भाग है ना, हमारी यूनिटी है पूरा पूरा का पूरा सिलेबस का, कि हमको क्या पढ़ना है, सिद्धांतों को पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांतों को, पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ना है। तो वहां हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि उदारवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है, समुदायवाद क्या होता है, नारीवाद क्या होता है, और जो न्याय, स्वतंत्रता और इन सब की जो संकल्पना है प्रजातंत्र की, सबको उस वाली यूनिट में समझेंगे। आप छोटे रूप में इसको देख लीजिए, है ना? तो ये जो मुख्य बिंदु थे इस शासन प्रणाली को लेकर, लॉक महोदय हमारे कहते हैं। तो पहला सहमति का शासन इनमें दिखता है, दूसरा सीमित शासन की बात करते हैं, संवैधानिक शासन की बात करते हैं, जो लोकतंत्र है उसको साधन मानते हैं किसके प्राप्ति के लिए, उदारवाद दिखता है। इनकी शासन प्रणाली किससे प्रभावित, उदारवाद से। आज के आप यूरोप में और अमेरिका में देखिए तो आपको वहां उदारवाद नजर आएगा, और जो भारत की शासन प्रणाली है इसमें उदारवाद, है ना, और मार्क्सवाद दोनों के गुण देखते हैं। उदारवाद में सरकार की भूमिका कम से कम होती है, ठीक है, लोगों को स्वतंत्रता और निजी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता होती है, और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे बहुत जोर दिया जाता है, चुनाव किया जाता है। जबकि मार्क्सवाद या साम्यवाद में आप देखोगे, इसमें क्या होता है, इसमें सरकार के पास बहुत अधिकार, लोगों के पास स्वतंत्रता नहीं होती, संपत्ति भी सरकार की होती है, लोगों के पास कुछ नहीं होता भैया। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ हमको लॉ का कैसा रूप नजर आता है शासन प्रणाली में, कि व्यक्तिवादी दिखते हैं बहुत ज्यादा, है ना?
व्यक्तिवादी। क्यों भैया? निजी संपत्ति को बहुत जोर दिया है ना, इसीलिए ये क्या दिखते हैं? व्यक्तिवादी। और व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया है ना, राज्य व समुदाय से ज्यादा। को पता है समझौते में पहले नागरिक समुदाय बनाते हैं, फिर राज्य बनाते हैं, तो दोनों से ज्यादा किसको महत्व दे रहे हैं? व्यक्ति को। इसलिए जॉन लॉक को हम कौन सा विचारक कहते हैं? व्यक्तिवादी विचारक कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। व्यक्ति को महत्व देते हैं ना। ये क्या मानते हैं कि जो राज्य है और जो सरकार है ना, इनका क्या काम है? तो इनका काम है राज्य और सरकार का व्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता और जो सुख है इसको बढ़ाना। हमने क्यों बनाई सरकार? भैया देखें, हमने सरकार को इसलिए बनाया है कि सरकार का जो काम है व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना है, कि जैसे ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता हमारा व्यक्ति प्राप्त करे। और दूसरा काम ये है सरकार का कि जो राज्य का काम है व्यक्ति को सुख को अधिक से अधिक करना, है ना कहीं बेंथम के बाद में भी होते हैं लॉक। तो जो लॉक महोदय हमारे हैं इनके बाद ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा उपयोगितावाद को भी लेकर चलते हैं। इसके बाद में बेंथम महोदय आते हैं, वो इसको फिर बहुत आगे बड़े रूप में बढ़ाते हैं। तो ये उदारवाद का ही एक रूप है जिसको हम बोलते हैं उपयोगितावाद, कि व्यक्ति कैसे ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त करे। तो उसके छोटे सा बीज हमको दिखाई देता है लॉक के विचारों में। और इसी को एक उदारवाद की शाखा के रूप में बेंथम महोदय बहुत ज्यादा महत्व देते हैं उपयोगितावाद को, है ना। उसको हम अगले जो हमारे विचारक है उसके रूप में देखेंगे, है ना। अब आगे चलते हैं और हमारी जो अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग की ओर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या है। समझते हैं कि पूंजीवादक जो पूंजीवादी एक विचारक है ना उसके रूप में लॉक है। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है पूंजीवादी विचारक के रूप में जॉन लॉक। पूंजीवादी विचारक के रूप में, है ना, लॉक। तो जैसा कि आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो हमारे जो लॉक महोदय है, इन्होंने क्या किया है? व्यक्ति की संपत्ति का बहुत समर्थन किया है, निजी संपत्ति के सबसे बड़ा समर्थक थे, है ना। संपत्ति के समर्थन। तो इन्होंने भैया जब निजी संपत्ति का समर्थन किया है, राज्य को इसलिए बनाया है कि वो संपत्ति की रक्षा करेगा, है ना। और राज्य हमारी सहमति के बिना कर भी नहीं लगा सकता। तो आप देख रहे हो कि निजी संपत्ति को ये व्यक्ति कितना जोर दे रहा है, जरूरत से ज्यादा है। तो जब संपत्ति को महत्व दिया, संपत्ति के विचार को महत्व दिया, और राज्य को भी संपत्ति की रक्षा के लिए बनाया, और व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है, व्यक्ति किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं है राज्य पे, केवल रक्षा और कुछ चीजों को छोड़कर। तो व्यक्ति क्या कर सकता है? अथाह संपत्ति, है ना, बिना किसी रोकथाम के बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित कर सकता है, बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित कर सकता है। कोई प्रतिबंध नहीं है संपत्ति अर्जित करने का, है ना। जो भी टैक्स लगेगा, एक बहुत छोटी सी मात्रा में लोगों की सहमति से राज्य टैक्स लगा देगा। तो व्यक्ति क्या करेगा? बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित करेगा। जब संपत्ति अर्जित करेगा तो एक समूह बनेगा अमीर लोगों का, अमीर लोग पैदा होंगे, है ना। लोगों के पास बहुत ज्यादा पूंजी आएगी तो लोग क्या बन जाएंगे? पूंजीवादी। पूंजीवादी लोग बनने लगेंगे, कुलीन लोगों का समूह बनने लगेगा ना। जब पूंजीवादी लोग आएंगे ना भैया, जैसे आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में अभी रिसेंटली ट्रम्प की सरकार बनी है, जिसमें जो हमारे सबसे बड़े दुनिया के जो अमीर व्यक्तियों में से एक है ना, उनका किस तरीके से हस्तक्षेप चल रहा है। आप देखिए कि वो शामिल हो रहे हैं सरकार में, हर सब चीजों में। जो मुख्य पूंजीपति है उन्हीं के हिसाब से सरकार संचालन कर रही है ना, उन्हीं के हिसाब से सारे नियम कानून बनाएगी। जो कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट का कितना महत्व बढ़ रहा है। और जो यहाँ तक कि हमारे जो ट्रम्प महोदय है वो भी एक तरीके से क्या है? बिजनेसमैन है, मतलब कि पूंजीवादी ही है। इसके अलावा क्या है? जो एलन मस्क है, जिनका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है ट्रम्प को चुनाव जिताने में, पूंजीवादी लोग ही तो है सत्ता में बैठे हुए। तो ये इस तरीके से पूंजीवादी समूह पैदा होता है ना। तो ये पूंजीवाद का उस समय इन्होंने बहुत समर्थन किया। ठीक है। पूंजीवाद इस तरीके से समूह में आया कि भैया बड़े बड़े लोग, उद्योगपति लोग पैदा हो सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता इन्होंने लोगों को दी। तो उनकी बदौलत क्या हुआ? पूंजीपति लोग पैदा हुए। तो इन्हीं इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पूंजीपति विचारक के रूप में। तो जो मैकफरसन हुए, उनको बहुत अच्छे से व्याख्यात करते हैं इस मामले को लेकर। तो देखिए मैकफरसन क्या कहते हैं।
मैकफरसन ने ना एक बुक लिखी है अपनी, जिसका नाम है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, है ना। ये कब लिखी इन्होंने? लगभग इन्होंने लिखी 1962 में। 1962 में इन्होंने एक किताब लिखी। इसमें क्या लिखते हैं? इसमें जो है ना, ये हॉब्स और लॉक को, हॉब्स व जो लॉक महोदय, इनको क्या बताते हैं? स्वत्व मूलक, है ना, स्वत्व मूलक व्यक्तिवादी कहते हैं। तो ये शब्द आया, ये जो स्वत्व मूलक है, मैकफरसन जी उपयोग कर रहे हैं हमारे हॉब्स और लॉक के लिए। ये पूछा जाता है कि किसने जॉन लॉक को या हमारे जो थॉमस हॉब्स है, इनको स्वत्व मूलक व्यक्तिवादी कहा है? तो ये मैकफरसन ने कहा है। देखिए, स्वत्व मूलक मूलक का क्या मतलब होता है? तो देखो, इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति संपत्ति, लाभ, पद, है ना, सम्मान, है ना, इसका मतलब होता है स्वत्व मूलक में कि जो संपत्ति है, लाभ है, पद है और जो सम्मान है और आदि जो चीजें होती है ना, इनका जो बंटवारा है योग्यता व क्षमता के हिसाब से किया जाता है। तो देखिए, स्वत्व मूलक का ये होता है कि स्वत्व मूलक मतलब कि जो व्यक्ति की जितनी क्षमता है, चाहे संपत्ति हो, पद हो, लाभ हो, सम्मान हो या कोई भी वस्तु हो, तो जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता है और जितनी योग्यता है, वो उतनी अर्जित कर सकता है। मतलब व्यक्ति को देखो एक्सट्रीम लेवल पर स्वतंत्रता दी जाती है कि भैया अगर आप में योग्यता है, आप में क्षमता है, तो आप एक बहुत बड़े स्तर तक जाकर अपनी योग्यता के अनुसार अपनी संपत्ति, मान, सम्मान, लाभ सब कुछ अर्जित कर सकते हैं ना। तो इसीलिए हमारे जो मैकफरसन है, इन्होंने क्या कहा लॉक को? स्वतः मूलक व्यक्तिवादी का। आगे मैकफरसन क्या कह रहे हैं? मैकफरसन को ही हम आगे देख रहे हैं। आगे मैकफरसन जी कहते हैं कि जो लॉक है, पूंजीवाद का जन्मदाता है। लॉक पूंजीवाद का जन्मदाता है और जो संपत्तिशाली लोग हैं, संपत्तिशाली लोगों को अधिकार प्रदान करता है ना। लॉक जो बुर्जुआ समाज है, लॉक बुर्जुआ समाज का प्रवक्ता व सिद्धांतकार है ना। ये किसने कहा है? ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये मैकफरसन ने कहा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, क्या कहा मैकफरसन जी ने कि जो लॉक है वो पूंजीवाद का जन्मदाता है। इसी के साथ साथ जो संपत्तिशाली लोगों को ये अधिकार प्रदान करता है ना। बुर्जुआ समाज का प्रवक्ता है। बुर्जुआ समाज मतलब ऐसे लोग, एक समूह आप मान लीजिए जिनके पास अथाह संपत्ति होती है, उनका एक गिरोह बन जाता है ना। बहुत ज्यादा संपत्तिशाली लोग जो कहीं ना कहीं अपनी संपत्ति और धन दौलत से राज्य को या सरकार को प्रभावित करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने भलाई के लिए। मतलब एक तरीके से उद्योगपति लोग होते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं धन संपत्ति सबसे, तो उनको बुर्जुआ समाज कहते हैं ना, इन लोगों के समूह। तो उसका प्रवक्ता व सिद्धांतकार है। तो इसने जितनी भी चीजें लिखी, संपत्ति का अधिकार देता है, स्वतंत्रता की बात करता है ना, और सरकार के कार्य को सीमित करता है। क्यों करता है? ताकि बुर्जुआ लोगों के संबंध में बात कर सके, इसलिए उनका प्रवक्ता है ना। और उन्हीं को ज्यादा अधिकार प्रदान कर रहे हैं, इसलिए पूंजीवाद का जन्मदाता है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात किसने की है? हमारे मैकफरसन महोदय। तो ये हुआ इनका पूंजीवादी विचारक के रूप में हमने लॉक को देखा। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ समझते हैं ना, जिनका लॉक ने अलग शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दों के अर्थ, इनको डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा गया है भैया ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको, तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि हमको पढ़ना कैसे है ना। तो देखिए, एक शब्द का ये प्रयोग करते हैं, राज्य,
राज्य को क्या कहते हैं लॉ? तो राज्य को कहते हैं कॉमनवेल्थ, है ना। कॉमनवेल्थ या सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, है ना। ये इसमें भेद नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इनमें भेद नहीं करते हैं। तो राज्य को कॉमनवेल्थ या क्या कहते हैं? सिविल सोसाइटी, है ना। पहला शब्द हमने देखा। अब दूसरा शब्द देखिए, सरकार। ये सरकार को क्या कहते हैं? तो सरकार को कहते हैं ट्रस्ट, है ना, जैसे मैंने बताया था। ट्रस्ट के रूप में देखते हैं सरकार को। सरकार को क्या कहते हैं लोक महोदय? ट्रस्ट कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा शब्द हम देखते हैं तो वो है क्रांति। क्रांति को क्या कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, अपील टू हेवन, स्वर्ग से प्रार्थना, है ना। और ध्यान रखिए एक शब्द और जो अनुभववाद के पिता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उससे संबंधित है, तो है मानव मस्तिष्क, है ना। तो मानव स्वभाव हमने पढ़ा था। अभी मानव मस्तिष्क को क्या क्या बताते हैं? ब्रेन वुमन को क्या कहते हैं? तो ये मानव मस्तिष्क को कैसे क्या कहते हैं? खाली स्लेट कहते हैं, है ना। यही मानव मस्तिष्क को क्या कहते हैं कि मानव जो मस्तिष्क होता है ये कैसा होता है? ये खाली स्लेट की तरह होता है। इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, टाबुला राजा, है। खाली स्लेट की तरह होता है, टाबुला राजा। तो मानव मस्तिष्क जो है एकदम खाली स्लेट की तरह, स्लेट समझते हैं ना स्कूल में, पट्टी जिस पर हम लिखते हैं, बच्चे लोग जब कलम से लिखना शुरू करते हैं। मानव मस्तिष्क भी जब मानव जन्म लेता है ना, तो खाली स्लेट की तरह होता है। आप उसमें जैसा फीड करोगे, जैसा उसको बताओगे, जैसा सिखाओगे, वो वैसा बन जाएगा, है ना। तो इसी को इन्होंने क्या कहा है? खाली स्लेट की तरह होता है मानव मस्तिष्क। एक कुछ महत्वपूर्ण शब्द है ना, एक शब्द और देख लीजिए, फिफ्थ नंबर का, वो है संप्रभुता। संप्रभुता को लेकर लॉक महोदय क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑल सुप्रीम पावर। ऑल सुप्रीम पावर, है ना। ऑल सुप्रीम पावर। संप्रभुता की जगह जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं ऑल सुप्रीम पावर, है ना। तो हल्का सा इनका एक विचार देख लेते हैं संप्रभुता को लेकर। भैया, संप्रभुता को लेकर इनके क्या विचार थे? है ना। तो जो हमारे लॉक महोदय हैं, दो प्रकार की संप्रभुता की बात करते हैं, है ना। तो पहला प्रकार क्या है इनकी संप्रभुता का? तो जो पहला प्रकार है वो है निद्रित। निद्रित का मतलब क्या होता है भाइयों? निद्रित का मतलब होता है स्लीपिंग, है ना, स्लीपिंग। और जो दूसरे प्रकार की संप्रभुता है ना, वो क्या होती है? जागृत, अवेकिंग बोल सकते हैं आप, जो जागती हुई होती है ना, जागृत। तो ये जो निद्रित जो संप्रभुता है किसके पास होती है? ये समुदाय के पास, मतलब समुदाय सोता रहता है। एक बार हमने अधिकार किसको सौंप दिए? हम नागरिकों ने समुदाय बनाया, और समुदाय ने बनाया सरकार या राज्य। तो हम लोगों का हमारे संप्रभुता कि हमको सिर्फ सोना है ना। राज्य की रक्षा करेगा राजा, हमारा काम हो गया। तो ये संप्रभुता हमारे पास है। जो जागृत है वो किसके पास है? राजा के पास। अब राजा को जागते हुए, मतलब हम सोते रहते हैं, हमने एक बार राजा को बना दिया, विधायिका में चुनाव करके लोगों को भिजवा दिया, फिर सो रहे हैं 5 साल, कुछ कर रहे हो क्या आप? पर हाँ, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आप जागोगे और अपने संप्रभुता और अधिकारों के लिए बात करोगे। पर जो राजा है, इसके पास जागृत संप्रभुता है, मतलब कानून और जो भी निर्णय इसको लेना वो स्वतंत्र है लेने के लिए, और हमेशा अवेयर रहता है निर्णय लेने के लिए, है ना। उस पर किसी तरह का दबाव नहीं होता। प्रजा उस रूप में वो भूमिका नहीं निभाती है ना, वो अपने अधिकारों सब इसको सौंप देती है। तो ये दो तरह की संप्रभुता की बात हमारे लॉ महोदय करते हैं। इसके बाद धर्म को लेकर लॉ क्या कहते हैं ना? धर्म को लेकर लॉ कहते हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है। धर्म को क्या मानते हैं? व्यक्तिगत मामला। आपने देखा है ना, यूरोप या अमेरिका में कोई उस तरीके से हस्तक्षेप नहीं करते। लॉ कहते हैं कि जो धर्म है, धर्म कैसा है? व्यक्तिगत मामला है, राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्म के मामले में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तब तक नहीं करना चाहिए भैया जब तक सामाजिक अव्यवस्था पैदा ना हो, है ना। जब तक कुछ ऐसी व्यवस्था या सामाजिक अव्यवस्था पैदा ना हो, जब तक कि राज्य को
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं राज्य की, है ना? कि राज्य कैसा होगा, राज्य के लिए सब धर्म समान होंगे, है ना? तो धर्मनिरपेक्षता पर बल देता है ये। राज्य कैसा होगा, तो भैया धर्मनिरपेक्ष होगा, है। धर्मनिरपेक्षता पर ये बहुत बल देते हैं कि राज्य जो होगा, राज्य हमारा कैसा होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। ये धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उस समय जैसे ईसाई समाज में चलता था ना, धर्म परिवर्तन का इन्होंने विरोध किया। क्यों विरोध किया? कि भैया व्यक्ति जो है ना, स्वतंत्र है, वो क्या चाहे क्या पहने, तुम जबरदस्ती दबाव डालकर उससे कुछ नहीं बदलवा सकते ना। ये बहुत प्यारा कमेंट कहते हैं कि शक्ति जो है ना, राजा के या किसके पास जो शक्ति है, शक्ति हृदय परिवर्तन नहीं कर सकती। तो आप शक्ति से, भय से कोई काम तो करा सकते हो, पर जो शक्ति है हृदय परिवर्तन नहीं कर सकती है ना? अब भैया अंत में इसको खत्म करने से पहले मैं कुछ आपको प्रश्न बताता हूँ, है ना? जो बहुत सारे अलग अलग स्टेट एग्जाम में पूछे गए, यूजीसी नेट में पूछे गए। तो इससे ना आपको एक विश्वास होगा पढ़ने की। अगले क्लास में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे टॉपिक को पढ़ने से पहले, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछले साल पूछे गए या उसके पहले अलग अलग राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जा रहे हैं, यूजीसी नेट में पूछे जा रहे हैं। तो पढ़ने से पहले आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि भैया हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपका जो अटेंशन है वो बढ़ जाएगा, है ना? तो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट में जाकर वीडियो के सही उत्तर बनाएंगे, बताएंगे, उनका जवाब लिखेंगे। और इतना पढ़ने के बाद और जो मैं नोट्स आपको दिला रहा हूँ, आप ये भी देखिएगा कि जितने भी एपी के एग्जाम अलग अलग हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में या हमारे मध्य प्रदेश में, तो देखिए आप इनसे, इनके माध्यम से उनके उत्तर ढूंढने में सक्षम होंगे, है ना? आपको बाहर जाने की उस तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरा आपने लेक्चर देखा है, इसी के माध्यम से आप लॉग पर पूछे गए प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? तो यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न ले रहा हूँ, तो देखते हैं, है ना? मैं प्रश्न बताता हूँ, आप देखिएगा इनको, इसके माध्यम से अपनी तैयारी को एनालिसिस करिएगा। चलिए अब अंत में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि जॉन लॉक को लेकर पूछे गए हैं ना। और यहाँ ध्यान रखिए, मैंने आपको कुछ नमूना दिखाने के लिए, आपको कम से कम अपनी तैयारी पे विश्वास हो, उसको पुख्ता करने के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे हिसाब से लाए। मैं आपको बताऊंगा कि किन 5 तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये नेट, जो अभी नेट का एग्जाम हो या अलग अलग राज्यों की पीएससी हो, इनके क्वेश्चन है ना। तो इन इन तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं ये बताऊंगा। बाकी आपको क्या करना है भैया, आप ऐसे पढ़ेंगे, आपके हमेशा जो स्टडी टेबल है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए, और सारे पेपर है ना उनको खूब देखिए, नेट के पेपर लगाइए। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप में पढ़ने का तरीका पैदा होगा ना। पुराने क्वेश्चन ही आपको बताते कि आपको क्या पढ़ना है, किन किन चीजों पर ध्यान देना है। सिलेबस और पुराने पेपर और मॉक टेस्ट आपके पास हमेशा होना चाहिए ना, प्रीवियस ईयर पेपर खास तौर से, और सिलेबस, है ना। और देखिए इन इन तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने पढ़ा है, तो आशा करूंगा इन क्वेश्चन के जवाब जो है भैया आप जाकर देंगे कमेंट सेक्शन में, है ना? क्योंकि आप वैसे करते हो नहीं, यहाँ इतने मेहनत से हम लेक्चर बना के डाले, आप लोग देख के निकल जाओ। तो आप कमेंट करेंगे उत्तर, सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो देखिए जो पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट 2020 के एग्जाम में। और जो अ, जो पंजाब का पीएससी एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, है ना, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है रिसेंटली। तो देखिए इसमें पूछा गया था भैया कि जो जॉन लॉक है ना, जो मॉन्टेस्क्यू है, जो रूसो है, इसके अलावा जो वाल्टेयर है, इनका संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान है या जो संयुक्त राज्य है, इन पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना? तो चार आपके पास ऑब्जेक्टिव है ना। तो पहला क्या है, वे यूरोपी थे जो क्रांति में अंग्रेजों से लड़ने में अमेरिका की मदद करने आए थे। मतलब बेसिकली ये पूछा है कि जो जॉन लॉक है, बेरेन डी मॉन्टेस्क्यू है, जिन जो रूसो है, जो वॉल्टेयर है, इनका अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका है, वे यूरोपी थे जो क्रांति में अंग्रेजों से लड़ने में अमेरिका की मदद करने आए थे। दूसरा, वे यूरोपीय राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने क्रांति के समय अमेरिकी नेताओं के विचारों को प्रभावित किया। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव है कि वे यूरोपीय थे जिनके आविष्कारों ने 1800 के आसपास अमेरिकी औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। चौथा, वे यूरोपीय दार्शनिक थे जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार करने के लिए थॉमस जेफरसन से मुलाकात की। इसमें से सही उत्तर क्या है, ये आपको बताना है ना। तो इस तरीके का एक पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे दे दिया जाता है, और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की जाती है। देखो इस सवाल में क्या पूछ रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि अगर आपने इन चार विचारकों को पढ़ा है, तो आपको उनको लेकर क्या विचार है, कि इनका योगदान क्या है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना, कि क्यों इनको पढ़ रहे हैं।
तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, इन थिंकरों के मूल विचार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो बहुत शॉर्ट तरीके से। तो यह है कि यह विचार किसने प्रस्तुत किया या निम्न विचार किसने प्रस्तुत किया कि जन्म के समय मन, जो मानव मन है ना, जन्म के समय मन एक खाली स्लेट या टेबुलर आशा की तरह होता है। ये किसका विचार है? ये आपके यूजीसी नेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो यह किसका विचार है कि जो मानव मस्तिष्क या मन है वो एक स्लेट की तरह होता है। जॉन लॉक है ना, ये लॉक है ना, वहां तो मिस्टेक हो ही जाता है भैया। तो ये लॉक है ना, लॉक है, कई बार आपको अनुमान भी लगाना पड़े। तो जॉन लॉक है, जेएस मिल है, रसेल है या फ्रांसिस बेकन, ये किसी ने कहा, ये आपको बताना है। अगला सवाल इस तरीके से पूछा लिया जाता है डायरेक्ट कि लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है ना। ये जो बिहार जो पीएससी होता है ये उसने पूछा है ना, ये और यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। जो इसे पूछ रहा है कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार में क्या शामिल नहीं किया। ये देखिए ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो बिंदुवार किसी विचारक के बारे में पढ़ रहे हो तो उस पे आपकी पकड़ है या नहीं है टेस्ट करने के लिए। तो क्या इनके प्राकृतिक अधिकारों में शामिल नहीं है? तो स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति और लाइफ, है ना, चारों में से आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, है ना, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना। देखिए यूजीसी नेट में ये पहले ट्रेंड चल रहा था, अभी पिछले साल से इसमें कमी आई। पीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको दो कथन दे दिया जाता है। एक तरीका ये है, मैं आपको क्वेश्चनों के तरीके बता रहा हूँ यहाँ, मुझे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे ना। अभी आपको ये भरोसा हो कि आपको पढ़ना क्या है, जो पढ़ रहे हो ना आपसे उत्तर बन रहे हैं नहीं बन रहे, और चार तरीके से उत्तर पूछे जा रहे हो कि आप क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहे हो। ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी है भैया। तो देखो आपको कथन दे दिए जाते, तो कथन ये है, पहला कथन, लॉक का जो ग्रंथ है दो बैरल वाली बंदूक है जिसमें एक फिल्मर के खिलाफ और दूसरी हॉब्स के खिलाफ है। ये स्टेटमेंट नंबर दो, यह सत्य है कि लॉ को पूरी तरह से एहसास था कि राज्य और दायित्व के अपने नए सिद्धांत की पूर्ण स्थापना के लिए उन्हें फिल्मर और हॉब्स दोनों का खंडन करना होगा, है ना। तो स्टेटमेंट नंबर हो गया दो। अब यहाँ पर चार ऑब्जेक्टिव होंगे आपके पास, है ना। तो पूछा जाएगा कि एक स्टेटमेंट एक सत्य है, एक सत्य है ना, स्टेटमेंट दो सत्य है, ऑप्शन तीन है आपका कि दोनों सत्य है, ए और एक और दो दोनों सत्य है, और ऑप्शन फोर है कि दोनों असत्य है। ये इसका आंसर आपको बताना है ना। ये आपकी यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। अगला एक और प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आपसे इस तरीके से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि निम्न कथन में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ये भी एक तरीके का स्टेटमेंट क्वेश्चन है कि चारों ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है ना। देखो कौन सा गलत है, ये यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है, उनका एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन है ना। 22 की शिफ्ट में पूछा गया था, पेपर शिफ्ट नंबर 2 में, और उसके पहले भी कई बार पूछा था। तो क्वेश्चन है, लॉक के राजनीतिक दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या कथन गलत है। पहला, प्रकृति की जो स्थिति होती है, मतलब प्राकृतिक स्थिति, शांति, जो प्राकृतिक स्थिति है वो शांति और सहयोग की स्थिति थी। दूसरा, संपत्ति का अधिकार समाज से पहले है। तीसरा, सरकार के दो ग्रंथ का पहला निबंध फिल्मर के खंडन के लिए समर्पित था, मतलब जो उन्होंने ग्रंथ लिखा लेवियाथन, उसका जो पहला भाग है फिल्मर के खंडन के लिए था। या चौथा है, राज्य का अंतिम स्रोत मानव का आत्मरक्षा का अधिकार है ना। तो उसका उत्तर आप बताएंगे क्या है भैया। ये चार ऑप्शन देखो मैंने पढ़ाए हैं, और पढ़ने का जो तरीका है, क्या वो आप क्वेश्चन बना पा रहे हो? यहाँ आप खुद का एनालिसिस करेंगे, आपको खुद भी थोड़ी सी मेहनत करना है पुराने प्रश्नों को लेकर, और इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, है ना। और आगे हम अपनी तैयारी को इसी तरीके से चलाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए चलो हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।